ये अल्लाह जीरो मिला, ठीक है। यानी इतना सॉल्व करने के बाद नेट फ्लक्स जीरो मिला। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी आएगा किसी सरफेस के थ्रू जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस को कट करते हुए जाएगा, चाहे वो ऐसे कट करता हुआ जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो आज इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है और इससे जेईई मेंस में और नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। हर बार लगभग एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, सारा चीज बता दिया है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में भी सारा चीज मैंने बता दिया आपको। आज पढ़ना है हम लोगों को खूबसूरत सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स, फ्लक्स का भाई सर नहीं, फ्लक्स अलग चीज है बच्चों। एक्चुअली देखो क्या है कि मान लो हम कोई भी एक एरिया कंसीडर करें, एक एरिया, सरफेस एरिया कंसीडर करें। कोई भी सरफेस है, ऐसा सरफेस एज्यूम करो, इस तरह का ऐसा सरफेस सामने की तरफ नहीं है, इधर है। और मैं इस सरफेस से बहुत सारा लाइंस ऑफ फोर्स पास करवाने वाला हूं। लाइंस ऑफ फोर्स, कैसा लाइंस ऑफ फोर्स रे? ऐसा 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 लाइंस ऑफ फोर्स जो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इतना लाइंस ऑफ फोर्स है। कितना लाइंस ऑफ फोर्स है? इतना लाइंस ऑफ फोर्स है। दो, तीन, ये सीधा आर पार हो गया, ये कट के आर पार हो गया, ठीक है। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है बच्चों, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर? 4 लाइंस ऑफ पास हो रहे हैं। तो जितने लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर पास करते हैं उस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों हम लोग फाई से नोट करते हैं। और ये जो फाई होता है, यहाँ पे फाई का वैल्यू हो जाएगा कितना? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पास कर रहे हैं, तो ये 4 हो गए। अगर मैं यहाँ एक ऐसा सरफेस बनाऊं, कई सारे सर्कुलर सरफेस ऐसे आपके सामने नहीं है, मैंने इसे घुमा दिया इस तरह से और इससे धाई धाई बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। सपोज करो इसके परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। 6 लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, सपोज करो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास किए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको फाई से नोट करते हैं बच्चों। और यहां आप साफ साफ देख सकते हो कि 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 6 के बराबर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, कितने क्रॉस कर रहे हैं। फ्लक्स तभी बनता है बच्चों जब लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस को कट करते हुए जाता है, ठीक है। कट्टे कर दे, कट्टे। तो ये क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर क्या स्पेलिंग में लिख दूं? ये सिंबल दे दिया था मैंने, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं उसको कहा जाता है बच्चों फ्लक्स। और फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी बनता है बच्चों जब कोई भी सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करते हुए जाए, ठीक है। यहां तो मैंने बताया कि परपेंडिकुलर लाइंस कितने कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एरिया इधर हो और लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये हो, ऐसे हो, ठीक है, किसी एंगल पे जा रहा हो, तब भी फ्लक्स बनेगा। तो कितना फ्लक्स बनेगा आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। अगर सपोज करो कि ये कोई ऐसा एरिया वेक्टर है या ऐसा कोई सरफेस है, सपोज करो, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा,
ठीक है। और मान लो ऐसे कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, ऐसे किसी डायरेक्शन पे, यानी ऐसा सरफेस है और लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है और ये एंगल है मान लो थीटा, ठीक है। तो देखो ई का यहां दो कंपोनेंट होगा बच्चों, दो कंपोनेंट कौन से रही, ई का दो कंपोनेंट, ई का एरिया वेक्टर में जो कंपोनेंट, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई cos थीटा, और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि सरफेस के, ऐसा सरफेस है तो लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर है, तो एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट इसके सरफेस के पैरेलल होगा, यानी सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा इस सरफेस के पैरेलल वो हो जाएगा ई sin थीटा के बराबर। तो बच्चों फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट बनाएगा, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो फ्लक्स बनाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये किधर है, ई cos थीटा, दैट इज फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करेगा ई cos थीटा पे, ठीक है। समझिए बात को, यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू साफ साफ देखना, फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप फाई बोल रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है ई cos थीटा पे, डिपेंड कर रहा है ई cos थीटा पे, ठीक है। जितना ज्यादा ई cos थीटा यानी ई का कंपोनेंट होगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, उतना ज्यादा फ्लक्स का वैल्यू होगा। क्लियर है ये चीज। और एक चीज देखो बच्चों, ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया, मान लो सपोज करो इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे रे कैसा रे सिंगम, ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब सपोज करो मैंने इसमें दो सरफेस एज्यूम किया, या दो सरफेस आपने रख ही दिया जिसको लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सरफेस मैंने इतना बड़ा कंसीडर किया और एक सरफेस मैंने इतना बड़ा कंसीडर किया, ठीक है। ये है एरिया नंबर 1, ये है एरिया नंबर 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि किससे फ्लक्स, किस सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, पहले वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर देखोगे तो इसमें पहले वाले एरिया के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, देखो यहां 2 पास कर रहा है, यानी इसके लिए फ्लक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला एरिया है इसके थ्रू मैं फ्लक्स पूछूं कितना है, तो आप क्या करोगे, इस बड़ा वाला एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास किया इसको गिनोगे, 4, 5, 6, यानी दूसरा वाला जो सरफेस है उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा बच्चों ये होगा 6 के बराबर। यानी एरिया को बड़ा करने से फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये जो फ्लक्स का वैल्यू है बच्चों ये एरिया पे भी डिपेंड करेगा। कुल मिला के जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बच्चों ये हो जाएगा ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, ठीक है। यहां पे क्या है कि यहां पे मैंने मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तभी ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो ई ए cos थीटा का। यानी फ्लक्स का वैल्यू 3 चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया वेक्टर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल होता है ई ए cos थीटा, या इसी को आप बच्चों लिख सकते हो ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने, ए बी cos थीटा के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी का वैल्यू ए बी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा तब ये फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आया ई डॉट ए या फिर ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहां पे थीटा क्या है बच्चों, वेयर थीटा इज द, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता चुका है, ठीक है। आप चाहो तो लास्ट लेक्चर आप कर सकते हो, इससे पहले वाला लेक्चर एरिया वेक्टर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया उसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ई ए cos थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रहे तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए इफ ई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाई रही, कौन सा फॉर्मूला लगाए,
सपोज करो ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इस एरिया से बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूं बच्चों, ये अंदर से गया लाइंस ऑफ फोर्स, अंदर से ऐसे, सपोज करें, सपोज ऐसे किया, मान लो यहां से निकला, पास किया, इसको क्रॉस करते हुए निकला, क्रॉस करते हुए, ठीक है, या फिर मैं ऐसा फिगर बनाऊं जो स्ट्रेट लाइन वाला लाइंस ऑफ फोर्स हो, ये भी चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ऐसा। मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये यहां से पास किया, ये इधर से पास किया, इमेजिन करो कि ये एरिया को क्रॉस करते हुए लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब बच्चों इसके थ्रू बोलेगा फ्लक्स निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम इस बॉडी को मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे एरिया से बना हुआ है। मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, सपोज करें छोटा सा एरिया, छोटा सा बच्चा सा नन्ना सा एरिया, और ये एंगल दोनों के बीच का है थीटा। इस एरिया को ए नहीं मान के बच्चों मैंने डी ए मान लिया, छोटा सा एरिया। ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी जो बॉडी होता है, ये छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड कर सकते हो आप, छोटे छोटे एरिया में एक पैरेलल लाइन खींचोगे ऐसा, और दूसरा ऐसा पैरेलल लाइन खींच दो, इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर सकते हो। ये छोटा सा एरिया देखो, ये छोटा सा एरिया डिवाइड कर सकते हैं, और हर छोटे छोटे एरिया के थ्रू हम फ्लक्स निकालेंगे और उसको सम अप कर देंगे, उसको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, थ्रू स्मॉल एरिया डीए इज छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा बच्चों, इसको बोल देंगे डी फाई, छोटा सा फ्लक्स, बच्चा फ्लक्स, नन्ना मुन्ना फ्लक्स, ये हो जाएगा बच्चों ई डॉट डी ए के बराबर, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे, तो मान लो सपोज करो एक छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स आया डी फाई, इस एरिया के थ्रू भी फ्लक्स आएगा डी फाई, इस एरिया के थ्रू भी फ्लक्स आएगा डी फाई। अब मैं क्या करूं रे, पूरा के जोड़ दूं, जोड़ना मतलब होता है इसको इंटीग्रेट कर देना। टोटल एरिया के थ्रू आपको फ्लक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, टोटल नेट फ्लक्स को, इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं नेट फ्लक्स, या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो, नेट ओहो ये क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, ये क्या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, थ्रू द होल सरफेसेस, पूरा सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, होल सरफेसेस। ये इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, फाई डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। डी फाई का इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ बच्चों, नेट फ्लक्स का जो वैल्यू आया फाई बराबर डी फाई का वैल्यू कितने के बराबर है, ई डॉट डी ए के बराबर है। या आप सिंपली इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर, ई डॉट डी ए को लिख सकते हो आप ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यही से अगर बच्चों, या इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हो, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं यहां पे ई कांस्टेंट कर दूं, इफ ई इक्वल टू कांस्टेंट, अभी तक मैंने माना था कांस्टेंट नहीं है, अगर मैं ई कांस्टेंट कर दूं बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला जो है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये कैसा हो जाएगा, ई डॉट डी ए, देखो जरा, ई को मैंने बाहर निकाल लिया और डी ए को इंटीग्रेट कर दिया, ई कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, डी ए को इंटीग्रेट कर दिया, डी ए मतलब क्या, ये छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा सारा एरिया जोड़ दोगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा बच्चों, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए, दैट इज आप इसको लिख सकते हो ई डॉट ए। और ऐसा फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ लिया कि फाई का वैल्यू जो होता है ई डॉट ए होता है, जब ई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं बच्चों कि कुछ पार्टिकुलर एंगल पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है। तो ज्यादातर जो फॉर्मूला आपको यूज आएगा बच्चों, ये आएगा फाई बराबर ई डॉट डी ए का, ठीक है, ई डॉट डी ए का, ये नेट फ्लक्स यूज आएगा। और कभी कभी जब ई कांस्टेंट होगा, अगर ई कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा ई डॉट ए के बराबर,
चलिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड को के वैल्यू को और इसके डायरेक्शन को कांस्टेंट करके फ्लक्स का वैल्यू देखते हैं हम लोग कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें याद रखने वाली बात कौन है, ये वाली बात, ये वाली बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। चलो अगर मैंने देखा कि E कांस्टेंट है, E इक्वल टू कांस्टेंट है, देन नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस जो होता है बच्चों, ये होता है फाई इक्वल टू E डॉट A, और E डॉट A का वैल्यू हो जाता है E A cos थीटा के बराबर। याद रखना है थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बच्चों, बच्चों अरे बच्चों। ठीक है, चलो अब सपोज करो कि पहला केस है कि अगर वैल्यू थीटा का 0 डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर 0 होने का मतलब हो गया cos थीटा का वैल्यू cos 0 के बराबर होना, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। थीटा 0 मतलब क्या, थीटा के किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और मान लो फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, सॉरी ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, और फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी फील्ड इज नॉर्मल टू द एरिया, फील्ड इज नॉर्मल टू द एरिया, एरिया के नॉर्मल है, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो फाई बराबर हो जाएगा बच्चों ई ए कॉस थीटा, ई ए, और कॉस थीटा के बदले क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, यानी फाई का मान हो जाएगा प्लस ई ए के बराबर। ठीक है, चलो केस 2 लेते हैं बच्चों, केस 2 लेते हैं। फ्लक्स 0 कब होगा, फ्लक्स 0 कब होगा, इफ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए बच्चों। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री रे, पाई बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। अगर cos थीटा ही 0 हो गया तो फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, तो फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा आपको 0 के बराबर। अब यहां 0 क्यों हुआ, इस बात को भी समझना है। चलिए हमने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी आएगा किसी सरफेस के थ्रू जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस को कट करते हुए जाएगा, चाहे वो ऐसे कट करता हुआ जाए, चाहे वो ऐसे कट करता हुआ जाए, चाहे ये सीधा सरफेस के परपेंडिकुलर जाए और कट करके निकल जाए। ठीक है, कभी भी फ्लक्स ऐसे नहीं हो सकता है बच्चों कि सरफेस के पैरेलल अगर लाइंस ऑफ फोर्स चलने लगा तो ये इसको कट नहीं कर पाएगा। कट करना मतलब होता है किसी तरह लाइंस ऑफ फोर्स किसी एंगल पे जाएगा, लेकिन अगर सरफेस के पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, इसका मतलब सरफेस के पैरेलल आ गया, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर होगा, तो एरिया वेक्टर और लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि देखो सरफेस के पैरेलल कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा, अगर कट नहीं कर रहा है, पैरेलल है बस, तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। और यहां यही कंडीशन हो रहा है बच्चों कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है 0 के बराबर। चलो केस थर्ड देखो, थर्ड। अगर थीटा का वैल्यू बच्चों 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री होने का मतलब होता है कि cos थीटा का वैल्यू cos 180 का वैल्यू हो जाता है -1 के बराबर, -1 के बराबर। क्लियर है? देयरफॉर फाई फ्लक्स का जो वैल्यू होगा बच्चों E A cos थीटा होता है, cos थीटा का वैल्यू मैंने -1 रखा, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा -EA के बराबर। ठीक है, यानी फ्लक्स आएगा बच्चों निगेटिव, फ्लक्स आएगा क्या, निगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो डायरेक्शन ये हो और एरिया वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब बताओ इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसा केस भी आएगा बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों। ये 3 पॉइंट क्या याद रखने हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा और उस थीटा के लिए फ्लक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा। ये 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं ताकि हम लोग इसको एप्लीकेशंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सके। अगर बच्चों थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, +EA के बराबर। फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा +EA के बराबर, यानी फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, तो थीटा का वैल्यू 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, ये थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -EA के बराबर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और
जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सबका अपना अपना सेंस है कि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा क्वांटिटी होगा बच्चों? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों वो एक स्केलर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, लेकिन इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो एक स्केलर आएगा, दैट इज फाई जो होता है स्केलर होता है। चलो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स यूनिट। फ्लक्स का जो यूनिट हो जाता है बच्चों, देखो यूनिट आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये यूनिट हो जाता है फ्लक्स का। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, एक छोटा सा क्वेश्चन। चलो मैं क्या करता हूं क्वेश्चन है बच्चों, सपोज करो मैंने एक यहां पे स्क्वायर लिया। क्या लिया? स्क्वायर। ये क्या लिया? स्क्वायर लिया रे, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पर मैंने एक लाइन बनाया, एक इमेजिनरी लाइन बनाया, एक सरफेस बनाया ऐसा, और एक लाइन यहां पे मैंने ड्रॉ किया, स्क्वायर के सरफेस पे ड्रॉ किया। सॉरी बच्चों, स्क्वायर का साइड दे रखा है बच्चों, मान लो स्क्वायर का साइड दे रखा है, मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस सरफेस के साथ ऐसे, देखो ये स्क्वायर है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये सरफेस के साथ मान लो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? मान ले 30 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस के साथ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू दे दिया है, मान लो 20 न्यूटन पर कूलम, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों फ्लक्स का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इक्वल टू या तो ई डॉट ए लिखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बच्चों, इसीलिए ई डॉट ए लिख सकते हो, या फिर ई ए कॉस थीटा लिखो, एक ही बात है। तो हम लोग क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, और उसके बीच का एंगल चाहिए। तो आप बोलोगे क्या? सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे ही रखा है, कितना? 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद एरिया हम लोग निकाल ही सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया साइड कितना दिया हुआ है देख लो जरा, साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इसको मीटर में बदल लो तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। अब मैं इसको 0.1 मीटर का स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मिल गया। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, यही कर दिए मिस्टेक, ये नहीं करना है बच्चों। देखो ये क्या है, ये सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन सरफेस के साथ एंगल नहीं लेना है, एंगल लेना है एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो एरिया वेक्टर तो सीधा होगा, एरिया वेक्टर देखो इधर की तरफ होगा इसमें। देखो ये गरीबी, देखो ये होगा एरिया वेक्टर बच्चों, और ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा सरफेस के साथ? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हम लोगों को जो एंगल चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि ये चाहिए। तो टोटल 90 डिग्री है, इतना दूर 30 है, तो इतना दूर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू जो लिखना है बच्चों वो 60 डिग्री लिखना है। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो नेट फ्लक्स कितना आएगा, ये आएगा ई ए कॉस थीटा के बराबर, जो कि हो जाएगा ई का वैल्यू 20 हो जाएगा, ए का वैल्यू 0.01 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू cos 60 हो जाएगा, cos 60 1/2 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, और ये 10 दूना 20, 10 3 100 1/10 यानी कि
1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, cos आउट 1/2 10 10, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप इस हिसाब से किसी स्क्वायर के थ्रू या किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैंने ये पुट द फार्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन बताया कि आप लोग इस फ्लक्स को अच्छी तरह से समझें। ठीक है, अब बच्चों मान लो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज बॉडी रखा हुआ है, उस क्लोज्ड बॉडी के थ्रू सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना आएगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट मतलब नेट रे नेट। नेट या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। एज कंडक्टर का रेडियस मैं दे देता हूं ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल is placed in uniform electric field. Uniform electric field. ठीक है, in uniform electric field, then find net electric flux linked with it. ठीक है, जैसे मैंने यहां पे एक फिगर भी, इस क्वेश्चन में मैं फिगर भी दे देता हूं आपको। फिगर ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और ये किसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये ऐसा ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स निकला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या वैल्यू बच्चों? कांस्टेंट है। क्लियर है ये चीज? चलो इसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखो, एक तो चीज पता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड है, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसी के अलोंग ये सिलेंड्रिकल बॉडी रखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? साफ दिख रहा है? साफ। चलो इसमें क्या है बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल कोई भी बॉडी होता है उसमें होता है सरफेस किस तरह का, कितने टाइप का एरिया होगा इसमें ये 3 एरिया होगा। देखो जरा, एक ये बेस होगा, एक ये बेस जिसको मैं ये बोल सकता हूं ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, और एक बेस एरिया ये हो गया। ठीक है, और एक हो गया बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने इस एरिया को मैंने बोल दिया ये है एरिया नंबर 1 और ये है एरिया नंबर 2, और ये एक छोटा सा मैंने एरिया कंसीडर किया, ये है एरिया नंबर 3, यानी इस सिलेंडर के सरफेस पे ये जो कर्व सरफेस है इस पे मैंने छोटा सा एरिया कंसीडर किया DA। सर डी कितना कंसीडर किया? DA। तो मैं इसको बोल देता हूं DA3। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स होगा, यानी कि इसके बेस के थ्रू, इस बेस के थ्रू भी फ्लक्स होगा लाइंस ऑफ फोर्स, और ये जो सरफेस है इस सरफेस के थ्रू भी क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब कितना फ्लक्स होगा बच्चों ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। ये जो छोटा सा एरिया है बच्चों, इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, ऐसे सिलेंडर रहेगा तो यहाँ पे कोई एरिया मानेंगे तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। क्लोज बॉडी में मैंने आपको बताया था कि बाहर की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है। चलिए इसमें जो छोटा सा कोई भी एरिया कंसीडर करो, इसमें छोटा सा एरिया कंसीडर किए तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? इधर की तरफ। इसको मैंने मान लिया DA1। ठीक है, इसके थ्रू नेट फ्लक्स कुछ होगा, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके थ्रू, इस बेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा, ये जो एरिया है ये, इस पे भी मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, छोटा सा नन्हा सा, इस एरिया का डायरेक्शन बच्चों इधर की तरफ हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया DA2। देखो ये ऐसा बेस है, ये बेस होगा ऐसा, तो इधर वाले बेस एरिया का, इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। इधर वाला जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और कर्व सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एरिया मान लिया 3 नंबर एरिया, जिसको मैंने बोल दिया DA3। ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब बच्चों हम लोग करना क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, पहला जो सरफेस है एज, इसको मैंने मान लिया phi1,
पहला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, नेट को हटा देता हूं मैं, पहला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों किसके थ्रू, इस एरिया के थ्रू, ठीक है। तो पहले छोटे से एरिया के थ्रू नेट फ्लक्स निकालो कितना होगा, इसको मैंने मान लिया ये छोटे से एरिया के थ्रू कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, और DA1 एरिया किधर है, इधर की तरफ, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। यानी अगर मैं इसको लिखूं E डॉट DA1 और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट DA का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना जरा। अभी मैंने बताया था आपको कि फ्लक्स का वैल्यू याद रखना है आपको कि कब थीटा का वैल्यू क्या क्या होता है। तो देखो थीटा का वैल्यू 0 होता है तो फ्लक्स का वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है E इंटू ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अगर थीटा का वैल्यू 90 होता है तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है 0। अगर थीटा का वैल्यू 180 होता है तो फ्लक्स हो जाता है माइनस E के बराबर। अब आपको यहां पे एंगल देखना है बच्चों, एंगल देखना है। मैंने क्या बोला कि DA1 का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का देखो डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। यानी इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फील्ड इधर एरिया इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा तो E डॉट DA1 को मैं लिखूंगा माइनस EDA1, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि cos थीटा cos 180 आएगा -1 तो माइनस माइनस निगेटिव साइन आ जाएगा। अब E कांस्टेंट है, E को मैंने बाहर निकाल दिया, E को मैंने बाहर निकाल दिया, EDA1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं इसको ठीक से लिख दूं, ठीक से लिखिए DA1, ठीक है। और DA1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इस बेस को, ये जो बेस है मैं यहां पर सिलेंडर बना के दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा सा बन जा रही है, सिलेंडर ये सिलेंडर है बच्चों। मैंने यहां पे इस पे एक छोटा सा एरिया माना है जिसको मैंने माना है ये इस एरिया का डायरेक्शन है, इसको मैंने माना है DA1। मैं मान सकता हूं कि ये छोटे छोटे एरिया से बना होगा, इतने ही बड़े छोटे छोटे एरिया से बना होगा ये बेस, इतना छोटा सा एरिया जोड़ता जाऊं तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा हम लोग को, और इस पूरा एरिया का मान लेते हैं हम लोग A1 है, ठीक है। इसका मान कितना है A1, तो ये हो जाएगा DA1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा A1 के बराबर माइनस EA1 हो जाएगा। दैट इज नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना आया, सरफेस 1, ये आएगा माइनस EA1 के बराबर। क्लियर है। सिमिलरली अब मैं इतना सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, समझ जाना है आपको। सिमिलरली φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, φ2 का मतलब हो गया ये जो छोटा सा एरिया है, दूसरा वाला जो एरिया है, इसका डायरेक्शन देखो किधर है, DA2। इस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, पहले छोटे से एरिया के थ्रू, तो देखो इसका डायरेक्शन DA2 इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है, और थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो फ्लक्स आता है बच्चों E इंटू ए के बराबर। लेकिन इसका जो एरिया मैंने मान लिया, ये टोटल एरिया, ये एरिया मैंने मान लिया E2, ठीक है। लेकिन आपको साफ साफ पता होगा जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा। इसका मतलब A1 और A2 क्या है बच्चों, बराबर है, और A1 और A2 बराबर है, इसको मैंने मान लिया A के बराबर, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, ठीक है। यानी कि इधर वाला भी एरिया क्या होगा, A के बराबर, और इधर वाला भी एरिया कितने के बराबर होगा, A के बराबर होगा। चलो अब जरा देखो तीसरा नंबर जो सरफेस है, छोटा सा सरफेस, उसके थ्रू मैंने मान लिया फ्लक्स कितना है, φ3, फ्लक्स कितना है, φ3। ध्यान देना ये जो छोटा सा एरिया है, ये एरिया का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर है, और फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, इस साइड है। एरिया इधर और फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखो, 90 डिग्री है तो फ्लक्स का वैल्यू होता है 0 के बराबर। दैट इज अगर कोई सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स है, तो ये सरफेस के पैरेलल, देखो एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड किधर है, इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये फ्लक्स हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड है किससे, नेट फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आप तीनों फ्लक्स को जोड़ दो, फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, φ1 का जो वैल्यू होगा बच्चों होगा माइनस EA1, φ2 का वैल्यू देख लो, φ2 का वैल्यू है प्लस EA2, और φ3 का वैल्यू है 0। अब देखो A1 A2 क्या है, बराबर है, दोनों तरफ का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा, उसको मैंने A मान लिया है, तो A1 का वैल्यू A हो जाएगा, A2 का वैल्यू भी A हो जाएगा, प्लस 0, ले ये
ये अल्लाह 0 मिला, ठीक है। यानी इतना सॉल्व करने के बाद नेट फ्लक्स 0 मिला। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा क्यों हुआ रे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, मैं क्या यूज किया हूं, A1 A2 बराबर है, और ये दोनों को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज किया है इसको। अब बच्चों यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात यह है कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है, कोई क्लोज कंडक्टर है, उसको यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, यही होगा, ठीक है। चाहे बॉडी किसी भी शेप का हो, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हुआ हो, तो इससे रिलेटेड जो नेट फ्लक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, 0 होगा। आप जानते हो कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कंडक्टर के अंदर नहीं एंट्री करता है, और वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब एक चीज समझ में आया, अब क्या समझ में आया रे, देखो यहां पे हुआ क्या है बच्चों, इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स निकाले हम लोग, पहले एरिया के थ्रू जो फ्लक्स निकाले हैं, ये आया है -EA1, और ये जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स जो निकाले हैं, ये आया है +EA2। तो मैं इसको लिख देता हूं -EA, और इसको लिख देता हूं +EA, ठीक है। यहां पे एक चीज और सीखना है बच्चों, क्या क्या सीखना है इससे, और क्या आप लोग देखो ऐसे लिखोगे बच्चों, तो आपको नेक्स्ट जो डेरिवेशन आने वाला है, यानी गॉसेस लॉ पढ़ने वाले हैं, उसमें ये सब टर्म आपको यूज देगा, यूज आएगा ये सब, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो। हालांकि मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन ये है, मान लो ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इधर की तरफ, और cos थीटा 180 डिग्री हो गया, तो थीटा 180 होता है, तो डायरेक्टली -EA होगा, ये भी लिख सकते थे हम, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू लिखेंगे तो आगे एप्लीकेशंस में, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में काम आएगा ये चीज, इस तरह। अब देखो जरा, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाले तो नेगेटिव आया, और इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाले तो पॉजिटिव आया। φ1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, φ2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, सॉरी इसका वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव, φ1 का -EA, और इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स निकला है वो आया +EA। अब बात को समझना, बात क्या समझना है सर, निगेटिव कब आया, देखो निगेटिव तब आया जब किसी सरफेस के कंडक्टर के अंदर एंट्री मार रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स किधर एंट्री मार रहा है, अंदर, और यहां से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, समझ रहे बात को, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री कर रहा है, इन हो रहा है, इसीलिए इसको मैं बोला इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। और +EA का मतलब हो गया, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकला है +EA के बराबर, तो ये जो फ्लक्स है बच्चों, यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, यानी आउट जा रहा है, इसको बोलूंगा आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। तो ये 0 क्यों हो गया, एक्चुअली में ये समझो जरा। सबसे पहले इधर देखो, इधर कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, 3 लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, और इधर से 3 लाइंस ऑफ फोर्स, ये गुलाबी कलर वाला जो है, पिंक कलर वाला लाइंस ऑफ फोर्स है, इधर से 3 लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री किया, इधर से 3 लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल गया, तो इसमें क्या बचा, ठुल्लू, कुछ नहीं बचा। अगर आपके जेब में मैं 100 रुपया दूं और वो नीचे से निकल जाए, जेब फटा हुआ है, 100 रुपया दिया मैंने आपको, वो नीचे से निकल गया, जेब में कितना पैसा बचा, पैसा कहां बचा, तो ठुल्लू बचा, ठीक है, समझ रहे बात को। इसीलिए देखो, इसीलिए नेट फ्लक्स 0 हो गया, जितना लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री किया उतना एग्जिट भी हो गया, तो यहां पे मिला क्या, 0 मिला। इसका मतलब जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है, और इनवर्ड फ्लक्स बच्चों नेगेटिव होता है, याद रखना, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ इनवर्ड फोर्स और इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो बराबर है, इसीलिए यहां पे नेट फ्लक्स क्या मिला आपको, 0 मिला। बात के समझे, बात के समझे, बात के समझे, तो नोट पॉइंट, इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला है। पहला पॉइंट मुझे सीखने को मिला है कि इनवर्ड जो फ्लक्स होता है बच्चों, इनवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, इनवर्ड फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट क्या मिला सर, दूसरा पॉइंट ये मिला बच्चों कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या मिला बच्चों कि यहां पे बच्चों if a closed conductor चाहे वो किसी भी शेप का हो बच्चों, if a closed conductor of any shape and size is placed in uniform electric field
electric field, then net electric flux through it is zero. ठीक है, क्यों जीरो? H total inward flux becomes equal to total outward flux. ये समझ में आया? जैसे मैं पूछूं आपसे कि अगर मैंने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब को रख दिया, लेकिन याद रखना बच्चों, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज होगा तो फिर नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मान लो एक क्यूब है और इस क्यूब को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। ठीक है, अब इससे पूछेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इससे रिलेटेड जो नेट फ्लक्स होगा बच्चों क्लोज्ड बॉडी के थ्रू, ये जीरो होगा, बशर्ते कि यहां पे बच्चों इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, तो ये नेट फ्लक्स जो होता है रिलेटेड विद क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और गॉसेस लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।